नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम खाद्य तेल से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही उसके मौजूदा फंडामेंटल्स और प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत करेंगे। और खाद्य तेल के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर, सितंबर महीने में अगर देखें तो खाद्य तेल इंपोर्ट में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी वजह क्या है, क्या कुछ रीजंस है सर, और आगे इंपोर्ट को लेकर आपका क्या आकलन कह रहा है? जैसे ऑलवेज आप देखें तो अगस्त एंड सितंबर ये 2 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे इंपोर्ट बढ़ता है ड्यू टू फेस्टिविटी एज वेल एज देखे तो आगे वाले मैरिज सीजन, ये दोनों के पहले इंडिया में एडिबल ऑयल का इंपोर्ट ऑलवेज बढ़ता है। बट इस टाइम थोड़ा मीन्स के हमारे जो इंडस्ट्री उसका एक यूएसपी वो रहा है कि जब जब प्राइसेस लोअर आते हैं वो अच्छी तरह वहां पे मीन्स के इंपोर्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से जब भी प्राइस डाउन रहे या कुछ इंटरनेशनली या डोमेस्टिक ड्यूटी वाइज या प्राइस वाइज आर्बिट्रेज हुआ तो लोग तुरंत ही ये क्रूड है वो बाय कर लेते हैं। आप क्लियर कर देखे इसमें कि क्रूड पाम ऑयल है उसका इंपोर्ट है वो 90% बढ़ा है। उसके सामने सोया ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल सबका इंपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। टोटल 51% की बढ़ोतरी थी। तो आई थिंक ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि प्राइसेस इंडस्ट्री को लग रहा है कि यहाँ से मीन्स के एक बॉटम पे मिल रहा है। साथ में क्रूड पाम ऑयल है उसमें जो इंपोर्ट बढ़ा है उसका दूसरा भी रीजन वो है क्योंकि जो सीपीओ एंड आरबीडी पाम ऑयल के बिटवीन जो डिफरेंस था ड्यूटी डिफरेंस वो 8% से बढ़ के 19% हो गया। तो इस हिसाब से जो सारा बाइंग का प्रेशर है वो क्रूड पाम ऑयल के इंपोर्ट पे आ गया और इस हिसाब से एक अच्छी इंपोर्ट 8.24 मिलियन लाख टन की एक अच्छी इंपोर्ट यहाँ पे हुई। मुझे लग रहा है कि एक सिग्निफिकेंट है हमारे मेंस के एडिबल ऑयल की सप्लाई के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। प्राइस वाइज देखे तो इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट आता हुआ दिखा नहीं था क्योंकि अगस्त से जुलाई दोनों महीने में इंडिया में जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट जो ट्रेंडिंग है उससे काफी कमजोर रहा था। तो मुझे लग रहा है कि हिसाब से सितंबर में इंपोर्ट अच्छा था, प्राइस भी अच्छे मिले थे। एंड जो प्राइस का आर्बिट्रेज है आप सोया ऑयल एंड सीपीओ के बिटवीन देखे, सनफ्लावर और सीपीओ के बिटवीन देखे तो फिर वो आर्बिट्रेज बड़ा था। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि दोनों रीजन होने चाहिए। एक तो ड्यूटी आर्बिट्रेज था, सेकंड देखे तो प्राइस का आर्बिट्रेज था और इस हिसाब से एक अच्छा इंपोर्ट हमें लास्ट मंथ आता हुआ दिखा था सितंबर में। और फेस्टिविटी की डिमांड है वो अब दिसंबर तक रहेगी। शादी एंड फेस्टिविटी दिसंबर जनवरी तक ये डिमांड रहेगी जिसको कैटर करने के लिए इंपोर्ट जरूरी था। सर, सितंबर महीने में अगर देखा जाए तो पाम तेल और सूरजमुखी तेल के इंपोर्ट में जोरदार उछाल आया है। क्या आगे भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है? सनफ्लावर ऑयल में थोड़ा इंडस्ट्री को हर बार दिक्कत लग रहा है क्योंकि रशिया से ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं एंड पर्टिकुलर हमें पेमेंट रिलेटेड इश्यूज का मीन्स के एक डर लगता है। साथ में आगे यूएस के सैंक्शन रिलेटेड ऑलवेज ये डर होता है कि कभी भी अगर सेकेंडरी सैंक्शन या सैंक्शन आए तो मीन्स के वहां से इंपोर्ट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और इस हिसाब से यहाँ पे देखे तो पूरा जो मामला है वो यहाँ पे आ चुका है। पर्टिकुलर देखे तो सनफ्लावर ऑयल के अलावा सीपीओ का जो इंपोर्ट बढ़ा है वो जैसे हमने आगे भी बात की कि एक ड्यूटी आर्बिट्रेज था एंड प्राइसेस काफी लोअर रहे इंटरनेशनल मार्केट में। एंड पर्टिकुलर हमारे लिए थोड़ा महंगा है जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। एंड जो मीन्स के फर्स्ट 15-20 दिन में अगर इंपोर्ट किया है तो आई थिंक ये बेटर है। एंड पर्टिकुलर जब ऑर्डर दिया होगा तब प्राइस एंड करेंसी फिक्स की होगी तो इसको ए भी एडवांटेज है कि जिसने भी अभी तक इंपोर्ट किया है जो करेंसी डिवैल्यू हुआ है 85 86 से लेके 89 तो उसका भी फायदा मिल रहा है। एंड पर्टिकुलर आगे जाके भी जिस हिसाब से ट्रेड एंड टैरिफ सिनारियो है अगर हमारे के ऊपर जो 25% की ड्यूटी का चेंज नहीं होता तो आई थिंक एक बड़ा सिनारियो होगा। सेकंड एक सिनारियो वो भी है कि मीन्स के एडिबल ऑयल यूएस काफी परचेस करता है मीन्स के चाइना से और चाइना एक बड़ा होर्डिंग कंट्री है। मलेशिया, इंडोनेशिया जहाँ से भी सप्लाई मिल जाते वो लोग इंपोर्ट कर लेते। तो उसने सोयाबीन का इंपोर्ट काफी कम कर दिया मीन्स के यूएस से। ब्राजील, अर्जेंटीना रूट थ्रू ये इंपोर्ट हो रहा है और इसी हिसाब से देखें तो मीन्स इंटरनेशनल मार्केट में एक सप्लाई की टाइटनेस विटनेस की थी। पर धीरे धीरे जैसे सिचुएशन अगर नॉर्मलाइज हुई, अगर 100% टैरिफ चाइना के ऊपर नहीं लगे तो फिर से मेरे हिसाब से रिलीफ वाला सिनेरियो होगा। बट ये इंपोर्ट जो किया गया है उसमें हमारे लिए नेगेटिव फैक्टर इंडस्ट्री के लिए वो होगा
कि मीन्स के जो प्राइसेस है उसमें थोड़ा करेक्टिव मूव शायद आपको देखने को मिले, बट ऑल ओवर सप्लाई इज बैलेंस्ड। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर राय दे रहे हैं उस पर आप लोग देख कर चल सकते हैं। सर, खाद्य तेल इंपोर्ट बढ़ने का घरेलू मार्केट में तेल और तिलहन की कीमतों पर क्या असर होगा? प्राइस को लेकर थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहते हो, खासतौर पर अगर देखा जाए सोयाबीन और सरसों का भाव कैसा रह सकता है? जब से आई थिंक यहाँ पे एक प्रेशर हो सकता है, डोमेस्टिक इतना पॉजिटिव न्यूज नहीं है हमारा इतना बड़ा इंपोर्ट बढ़ना, क्योंकि मीन्स यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर होने के लिए काफी प्रयास किए हैं, जिसमें सीड से लेके मीन्स के एक्सपोर्ट तक, मीन्स के सारी गवर्नमेंट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सारा वर्क कर रहा है। बट इस टाइम एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बढ़ रहा है, मीन्स के इस हिसाब से क्लियर कट है कि डोमेस्टिक क्रशिंग इतना है नहीं, और डोमेस्टिक क्रशिंग काफी स्लोअर है। और हर बार सोयाबीन के इतने प्रोडक्शन के बावजूद भी अगर एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा मात्रा में हम आरएम सीड की अवेलेबिलिटी थी, सोयाबीन की थी, फिर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो आई थिंक एक मीन्स के या तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है या तो पैरिटी नहीं है। बेसिक पैरिटी नहीं थी, बट अभी धीरे धीरे पैरिटी भी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि मिल के प्राइस है वो तो इम्प्रूव हुए है, बट ऑल ओवर सिनारियो इतना बैलेंस नहीं है। मेरे हिसाब से प्राइस वाइज देखे तो ऑयल सीड को ज्यादा इसका नुकसान होगा, क्योंकि जो सारे एडिबल ऑयल प्राइस है इंक्लूडिंग सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, सीपीओ, वो सारे इंटरनेशनल प्राइस पे डिपेंडेंट है। इंडोनेशिया, मलेशिया से हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वहां के प्राइसेस को हमें, क्योंकि हम वहां पे प्राइस टेकर है, प्राइस पुल नहीं कर रहे, प्राइस ले रहे हैं हम, तो इस हिसाब से एडिबल ऑयल तो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमारे करेंसी के मूव के हिसाब से चलेगा। बट जो सोयाबीन, सरसों के प्राइसेस एक रिस्पेक्टिव लेवल पे थे, तो वहां पे थोड़ी वॉल्टालिटी आती दिख सकते हैं। काफी प्रयास के बाद, काफी मेहनत के बाद, इतने एमएसपी बढ़ाने के बाद सोयाबीन के प्राइसेस बढ़े थे, बट मेरे हिसाब से डिसीजन के बाद थोड़ा कूल ऑफ यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। सरसों का थोड़ा मंस के सिनारियो चेंज है, थोड़ा डिमांड का जो क्लास है वो अलग है, एंड पर्टिकुलर हिसाब से वहां पे ज्यादा डेंट ना देखने को मिले। बट सोयाबीन में जो आगे प्राइस बढ़े थे 4600 तक, तो मुझे लग रहा है कि अभी कोई भी प्राइस उछाल मिलता है 4550, 4600, तो वहां पे एक बार सेल कर देना चाहिए, क्योंकि मीन्स अभी पुरानी सप्लाई हटी नहीं, तब इतना एडिबल इंपोर्ट आ चुका है, एंड नई सप्लाई आना स्टार्ट हो गए, तो एक बार फिजिकल मार्केट में यहाँ पे एक बार सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा जो ट्रेडर्स भी इंतज़ार करते कि आज के लिए टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे, कहाँ पर ट्रेडर्स दांव लगाकर चल सकते हैं? जब सर मेरे हिसाब से यहाँ पे वैसे देखे तो शायद ऑयल सीड इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट नॉन एडिबल ऑयल सीड, कैस्टर सीड में अच्छी तेजी देखने को मिले। सप्लाई रिलेटेड कंसर्न है, क्योंकि आगे जाके हमें 5 to 6 शिपमेंट बाहर भेजने, चाइना भेजने, और इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, पुराना स्टॉक निकल रहा था, हिसाब से प्राइसेस में प्रेशर आया। बट ऑल ओवर यहाँ पे फंडामेंटल साउंड दिख रहा है। नवंबर वाइज कैस्टर सीड के बाई करे 6650 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 6600, एंड टारगेट वुड बी 6780। सेकंड रिकमेंडेशन धनिया पे होगा। ऑलवेज धनिया में होता है कि जब मंथ के स्टेगर डिलीवरी पीरियड में धनिया आता है, तब एक बड़ी करेक्शन प्राइसेस में आ जाते हैं, जो हम अभी फेस कल किया था। मुझे लग रहा है कि आज शायद बॉटम आउट हो सकता है यहाँ पे 8100 के करीब। नवंबर फ्यूचर बाय करे, स्टॉप लॉस 8040 लगाए, और 8240 तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जा रहे हैं, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। मैं एक बात चाहूँगा, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए, धनिया का और कैस्टर का जो सर ने दिया है स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। धनिया नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 8100 पर खरीदारी करनी, टारगेट जो रखना है 8240 का रखना, स्टॉप लॉस 8040 का लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा एक और टॉप एग्री कॉल्स में है, उस पर भी आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। कैस्टर सीड में बाय करने की सलाह दी जा रही सर की ओर से, 6650 पर खरीदारी करनी, 6780 का टारगेट रख सकते हैं, 6600 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर चल सकते हैं। ये दो ट्रेडिंग कॉल्स थे जिस पर आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर, नज़र बनाकर या पोजीशन यहाँ पर बनाकर चल सकते हैं। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जो भी एग्री की कॉमोडिटीज के बारे में चर्चा हुआ है, पर्टिकुलर कैस्टर, धनिया में जो रिकमेंडेशन दी गई, या एडिबल ऑयल के बारे में, या ऑयल सीड के बारे में, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं। कंपनी, क्योंकि एग्री में एंड वेयर हाउसिंग में हमारी कंपनी का एक विंग सब्सिडरी कंपनी है, वो बड़ी मात्रा में काम करता है, तो वहां पे थ्रू कैश और डेरिवेटिव ये पोजीशन हो सकते हैं। और कोई भी पोजीशन लेने के पहले एक बार आपका रिस्क देखने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर का संपर्क करें। रिकमेंडेशंस तो हमने दी है, बट आपका फाइनेंशियल रिस्क है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। एंड स्टॉप लॉस जरूर से लगाएं,
मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्रेड करना है तो कमोडिटी जैसा कोई एसेट क्लास नहीं जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिले, बट ट्रेंड में रहे और स्टॉप लॉस से काम करे तो बेटर रिटर्न रिस्क के सामने मिल सकता है। जी बिल्कुल, रिस्क फैक्टर को देखकर स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग यहाँ पर पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये एग्रीमीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। खाद्य तेल से जुड़ी हुई खबर है, फंडामेंटल्स बताए गए हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।